अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पोलर फॉर्म और उसका जो आर्गुमेंट निकालना है वो सीखा था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम उनसे मुतालिक कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि उनके आर्गुमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम देखते हैं। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से मुतालिक एक्सरसाइज 1.1 के ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमें फॉर्म दी गई है और हमने इसको चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि इसकी जो पोलर फॉर्म है वो कैसे बनाई जाती है। हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं, जेड का नाम दे देते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज़्यादातर जेड से ही डिनोट करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करवा के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। -2 लिखा रहेगा और 2 आयोटा और 2 आयोटा हमारे पास 4 आयोटा बन जाएगा और ये +2। तो जी हमारे पास u बन जाएगा। इसमें रियल पार्ट मौजूद नहीं है तो उसको हम 0 मान लेते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। इसकी पोलर फॉर्म देखते हैं कैसे बनती है। इसका रियल पार्ट x 0 होगा और इमेजरी पार्ट y। ये हमारे पास रेडियल वेक्टर का फार्मूला था। जब ये कीमतें हम इसमें लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। आर मालूम करने के बाद इसका आर्गूमेंट देखते हैं वो कैसे निकाला जाता है। आर्गूमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला मौजूद था। ये हमारे पास y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। ये एंगल हमारे पास π/2 बन जाएगा। अब हम इसका आर्गूमेंट एडजस्ट करने के लिए देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। उसके लिए हम इसको यहाँ ड्रा कर लेते हैं। y की वैल्यू +4 है और s की वैल्यू 0। तो ये नंबर तकरीबन हमारे पास अंदाजे से यहाँ कहीं मौजूद होगा। और मैंने बताया था कि जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं इनके एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही नापे जाएंगे। तो ये एंगल हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे और फर्स्ट क्वार्टर में जो भी एंगल आए उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा एंगल यही रहेगा, यही आर्गूमेंट रहेगा, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पोलर फॉर्म लिखने के लिए ये फार्मूला था हमारे पास g = r sin थीटा। g की वैल्यू हमारे पास 4 आयोटा थी, r की वैल्यू हमारे पास 4। ये 4 हम काट भी सकते हैं या लिखा रहे, दोनों सूरतों में ठीक है। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म इस नंबर की बन जाए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये फॉर्म हमें दी गई है, इसको भी हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। इसको कोई नाम दे देते हैं हम। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बटे में आ जाए तो इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। कॉन्जुगेट से मुराद है आयोटा की जो वैल्यू है उसका साइन बदल कर मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये वाला इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये a - b और a + b फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर
और माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ से हम सिर्फ माइनस और आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये भी बाहर ही रहे। हमने सिर्फ माइनस और आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, वो इसको प्लस कर देगा। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1 होगा जो इसको प्लस कर देगा। हम रियल नंबर पहले लिख लेते हैं और जो इमेजरी नंबर है वो बाद में लिख लेते हैं। नीचे वाले अगर हम दोनों टोटल करें 25 और 9, तो ये भी हमारे पास, तो अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसमें x हमारे पास 3 होगा और y हमारे पास -5 होगा। जब हम इसका और मालूम करेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो वो हमारे पास u बन जाएगा। अब इसका आर्गूमेंट निकालते हैं, वो कैसे निकाला जाएगा? उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला था tan इनवर्स y/x। ये हमारे पास y आ जाएगा और ये x। पहले मैंने बताया था कि यहाँ अगर माइनस वगैरह आ जाएं, वो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो एंगल हमारे पास निकलता है, हम चाहें तो फिर इसको पहले डिवाइड करवा लें और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल के हम ये पूरा क्वाड्रेंट एडजस्ट कर लें। लेकिन अगर हमारी वैल्यू ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 इनसे हट के कोई वैल्यू आ जाए, तो फिर हम उसको एज इट इज़ ही यूज़ कर लेंगे। मतलब फिर ये माइनस भी बेशक लगा रहे यहाँ और बाकी वैल्यू भी ऐसे ही लिखी रहे। इसमें एक क्वाड्रेंट हम नहीं एडजस्ट कर रहे, क्योंकि 5 को 3 से डिवाइड करवा के tan इनवर्स हम निकाल भी लें, तो ये 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, मतलब लाइट एंगल की वैल्यूज़ की नहीं आएंगी, तो फिर हम इसी को आर्गूमेंट मान लेंगे। अब हम इसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं। पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास ये फार्मूला था। जी की वैल्यू लास्ट टाइम ये आई थी, ये भी लिख सकते हैं हम या ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने इसी के ज़रिए मालूम किया था। और थीटा की जगह हम ये यूज़ कर लेंगे। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पोलर फॉर्म दी गई है, हमने इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनानी है और इसके साथ इसकी जो आर्गन डायग्राम है वो भी बनानी है। पिछले सवालों में हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म दी जाती थी, हम पोलर फॉर्म बनाते थे। इसमें हमें आर की वैल्यू भी दे दी गई है, थीटा मतलब आर्गूमेंट की वैल्यू भी दे दी गई है, कॉज और साइन का भी बता दिया गया। हमने इसको दोबारा एक्स और वाई वाली फॉर्म में लेके जाना है और इसके साथ आर्गन डायग्राम भी इसकी ड्रा करनी है। तो पहले इसी को हम लिख लेते हैं। सिस को जब हम खोलेंगे तो सिस का मतलब था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा से मुराद है π/6। कॉस की जो 30 डिग्री की वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री की, वो हमारे पास √3/2 और साइन की जो 30 डिग्री की वैल्यू है वो 1/2। अगर हम 1/2 कॉमन ले लें यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो बाकी हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। अब ये जो हमारे पास फॉर्म बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं।
ये सवाल का एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। इसकी जो ऑर्गन डायग्राम है वो देख लेते हैं कि वो कैसे ड्रा की जाएगी। जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के ऊपर ड्रा करते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जब हम इस प्लेन के ऊपर ड्रा करते हैं तो इसी को ऑर्गन डायग्राम कहा जाता है। तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर आया था √3 और आयोटा। हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू √3 होगी, y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी क्योंकि यहाँ आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। r की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, वो हमें यहाँ दिया गया था। और थीटा की वैल्यू हमारे पास π/6 होगी। ये सारे नंबर जब हम इस प्लेन के अंदर ड्रा करेंगे तो इसी को हम ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। x√3 यहाँ कहीं होगा पॉजिटिव साइड पे, y = 1 ये यहाँ कहीं ऊपर होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ कहीं होगा। और इसका जो एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हमारे पास π/6 होगा। एंगल हम यहाँ लिखेंगे इसका। ओरिजिन से लेके इस P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमें 2 दिया गया है, तो वो हम यहाँ कहीं ड्रा करेंगे। ये जो डायग्राम हमने भी डिज़ाइन की इसी को हम ऑर्गन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया और हमने z का जो मॉडुलस है वो फाइंड करना है। अब z का जो मॉडुलस फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि हम ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बनाएं और फिर हम z मॉडुलस का फार्मूला लगा दें जो कि x² + y² स्क्वायर रूट था। लेकिन इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते। हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, तो उसके ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको z का नाम दे देते हैं, इस पूरी चीज़ को हम z कह लेते हैं। और दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर लेते हैं। इसको मॉडुलस भी कहते हैं और मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। मॉडुलस तो हमने अप्लाई कर लिया। ये जो हमने मॉडुलस है ये सब के साथ अलग अलग करके लिख लेते हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी मौजूद है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी ज़्यादा हों वो आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका जो मॉडुलस है वो अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो इसका जो मॉडुलस है वो हम अलग कर लेते हैं, इसका मॉडुलस हम अलग कर लेते हैं और इसका जो मॉडुलस है वो सबका अलग अलग कर लेते हैं। मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था x² + y² का स्क्वायर रूट। इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा वाला इमेजरी नंबर इसके ऊपर लगाते हैं फार्मूला। इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर भी हम लगा लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 4 आ जाएगा, ये 16 जो कि हमारे पास 20 बन जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 9 आएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। अब एक तरीका तो ये कि जो बड़ी वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम प्रे कर लें, ये सारे स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हैं, हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4, 2, 20 और 10 इनको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 टू द 8 और 8 टू द 16 और 7 2 0, तो आखिर में हमारे पास जो इसका मॉडुलस बनेगा वो ये बन जाएगा और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। हमें ये नंबर दिया गया है और इसका भी हमने जो मॉडुलस है वो फाइंड करना है। इससे पहले हमने जो सवाल किया वो सारा मल्टीप्लाई में था, इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीज़न भी दी गई है। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, z का नाम दे देते हैं। और नाम देने के बाद दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर लेते हैं, जैसा पिछले सवाल में हमने अप्लाई किया था। अब ये जो मॉडुलस हमने अप्लाई किया है ये हर वैल्यू के साथ अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ अलग से अप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ अलग से अप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों के साथ अलग से अप्लाई कर लेते हैं। मॉडुलस का फार्मूला हमने शुरू के सवालों में r के साथ लिखा था, तो उसका फार्मूला हमारे पास रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजरी नंबर का स्क्वायर, इसको हम यू ओपन कर लेंगे। अभी हमने इसका स्क्वायर लिया है, अब इसका भी ले लेते हैं इसके साथ, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। इसी तरह ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस लिखा हुआ है -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों के साथ भी हम यही काम करेंगे। और आखिर में इन दोनों का। थ्री का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा और उसका स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा। इसका भी ले लेते हैं स्क्वायर। इन दोनों का 1 और 1 ही आएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 25 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और ये हमारे पास 5 लिखा रहेगा, ये 2 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा। इस 20 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट। 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 हो जाएगा और वो 5 ऐसे ही लिखा रहेगा। जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो बाकी हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर था इसका जो मॉडुलस है वो हमारे पास ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बताई गई है कि शो दैट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इज़ रियल इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज इक्वल टू z बार। अब इस सवाल में ये जुमला लिखा आ रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि हम इस चीज़ से ये बनाएंगे और फिर इस चीज़ से हम ये भी बनाएंगे। तो पहले इसका एक हिस्सा लेके चलते हैं। हम पहले यूँ कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा इज़ रियल। इसको रियल मानकर ये प्रूव करते हैं हम। तो पहला जुमला ही हम ये लिखेंगे कि ये हमारे पास रियल है। अगर हम इसको रियल मानेंगे तो फिर इसमें जो इमेजरी नंबर है वो नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि अगर ये रियल है तो z की जो वैल्यू है वो हमारे पास बराबर होनी चाहिए a के, क्योंकि अगर ये रियल है तो इसमें ये जो इमेजरी पार्ट है वो 0 बन जाना चाहिए। तो फिर साथ से हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी अगर हमने इसको रियल मान लिया है। तो इसका मतलब है कि z हमारे पास कुछ u बन जाएगा। अगर मैं b की जगह 0 लिख दूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसका बाहर ले लें तो बाहर का मतलब होगा कॉन्जुगेट, जिसका मतलब है आयोटा का साइन चेंज करना। हमारे पास यहाँ कोई आयोटा वाली रकम नहीं है, तो रियल नंबर का जो बाहर है वो रियल ही रहेगा। अगर हम इसको 1 कह लें, इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो 1 2 हम देखते हैं कि ये दोनों रिजल्ट हमारे पास बराबर आ जाते हैं। मतलब जो आंसर हमारे पास z का आ रहा है वही आंसर हमारे पास z बार का आएगा। और ऐसा तब होगा अगर z हमारे पास रियल है। तो ये इसका एक हिस्सा भी हमने किया कि अगर ये रियल है तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका जो कन्वर्स बनता है, कन्वर्स में उल्ट हो जाएगा। हम इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। मतलब जब अगर ये बराबर हों तो फिर हमें z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा को रियल प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हम z की वैल्यू लिख लेते हैं a प्लस बी आयोटा। इसका अगर हम बाहर ले लें तो उसके लिए ये आयोटा का जो साइन है वो बदल जाएगा। अगर हम ये गिवन कर लें कि z बराबर है z बार के, तो इनकी कीमतें लगा कर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। वो दोनों अगर हम इधर ले आएँ इक्वल के तो इनके साइन बदल जाएंगे। ये और ये अगर हम ऐड कर लें 2 और आयोटा डिवाइड हो जाएंगे इससे 0 से, तो b की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। b की वैल्यू 0 से हम इसको रियल प्रूव करके देखते हैं। ये भी हम 0 पुट कर लेते हैं इसमें। तो जहाँ जब b की जगह हम 0 लगाएंगे तो ये आंसर हमारे पास, और g की वैल्यू हमारे पास a आ जाएगी। अब यहाँ कोई भी आयोटा नंबर हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास रियल नंबर बन गया और यही हमने प्रूव करना था। ये जो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी, तो ये कम्प्लेक्स नंबर से मुताल्लिक़ कुछ क्वेश्चन थे। इससे आगे कम्प्लेक्स नंबर के कुछ और क्वेश्चन भी मौजूद हैं। उसमें कम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रूफ आएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।